हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि शिक्षण कौशल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उसको देखेंगे। फिर एक टॉपिक एक चैप्टर उठा के उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिक्षण कौशल में हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत हमको पढ़ना है आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा। क्या पढ़ना है हमको? मतलब शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमको पढ़ना है आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा। दूसरा जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है शिक्षण कौशल। तीसरा हमें पढ़ना है इसमें मापन एवं मूल्यांकन। और फिर चौथा हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा। फिर पढ़ना है हमको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। फिर पढ़ना है आरंभिक कौशल। और फिर अगला जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील। तो शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा, दूसरा शिक्षण कौशल, मापन एवं मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, आरंभिक कौशल, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील, या फिर इसे कह सकते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील। ये इतने जो है ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें, आज हम लोग पहला देख लें ये वाला आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा। क्या पढ़ेंगे आज हम? भारतीय जो है आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज में क्या होता था कि वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा गया। हमने हिस्ट्री में आएगा कि ऋग वैदिक काल क्या होता है, वैदिक काल क्या होता है। वैदिक काल में जो उस समय जो समय था उसको हम बोलते थे जो वैदिक काल है। वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता था। प्रश्न आता है कि कौन से काल को जो है भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा को हम लोग भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहते थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहते थे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे। शिक्षा का जो उस समय केंद्र था, शिक्षा कहाँ पे होती थी, तो वो कौन था, कहाँ पे था? गुरुकुल। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे वो गुरुकुल में जाकर वहीं रहते थे, वहीं जो है गुरु की सेवा करते थे, भिक्षा इत्यादि मांगते थे और वहीं पे हवन यज्ञ जो है करके और जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। तो शिक्षा के केंद्र क्या थे? गुरुकुल थे। अब हम बात करें कि शिक्षा कहाँ होती थी, तो ये जंगलों में होती थी, क्योंकि कोलाहल गांव से या घर से जहाँ पे रहते थे वो लोग वहाँ से दूर जाकर या फिर जंगल में और या फिर नदियों के किनारे ही जो है नदी के आसपास ही ये गुरुकुल वगैरह होते थे। फिर अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि शिक्षा निःशुल्क थी। उस समय जो है फीस देके पैसे देके नहीं पढ़ा जाता था। वहाँ पे शिक्षा तो निःशुल्क थी, निःशुल्क, ना कोई फीस पेमेंट नहीं देना पड़ता था। और जो शिक्षा है, राज्य का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं था। राज्य का कोई अधिकार जो है शिक्षा पर नहीं था। इस समय तो देखो राज्य का भी है। तो और बात करें कि शिक्षा पर ऋषियों का आधिपत्य था। तो हमने बताया क्या कि वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता था। शिक्षा के केंद्र जो है गुरुकुल थे और जो है इसमें राज्य का कोई जो है आधिपत्य नहीं था। और जो गुरुकुल में शिक्षा जो है शिक्षा का केंद्र जो गुरुकुल था, गुरुकुल में ही रह के जो है विद्यार्थी लोग पढ़ते थे और शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी और राज्य का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं था। और इस पर आधिपत्य की बात करें तो वो ऋषियों का था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट की बात करें, इसी में आधुनिक भारतीय शिक्षा आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा जो है, इसी में दूसरा पॉइंट है कि गुरुकुल के आय के साधन, गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते थे तो उनके खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था और भी जो पूजा पाठ में जो सामग्री लगती थी उसकी व्यवस्था के लिए कुछ चाहिए जो सामग्री, उसकी बात की जाए तो गुरुकुल के आय के साधन, गुरुकुल में आय थे उसके साधन क्या थे, तो वो देख लीजिए, पूछता है प्रश्न। तो उसके साधन थे भिक्षाधन, भिक्षा जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे आश्रम में रह के पढ़ाई करते थे, गुरुकुल में रह के जो पढ़ाई करते थे तो वो भिक्षा मांगते थे। दूसरे की बात करें तो राजा द्वारा दिया गया सहयोग। राजा लोग जो बड़े बड़े राजाओं के जो पुत्र पढ़ते थे वो क्या करते थे कि ऋषियों और मुनियों को जो गुरु होते थे उनका बहुत बड़ा, अगर कोई राजा सहयोग कर दे तो जान लीजिए बहुत, तो वो राजा द्वारा दिया गया सहयोग था।
और तीसरे की बात करें तो धनी लोग द्वारा दी गई सहायता। धनी लोग भी सहायता किया करते थे, उस समय में दान वान बहुत होता था। फिर समावर्तन संस्कार के दौरान घर लौट रहे शिष्य द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा थी। गुरुकुल के आय के साधन के बारे में पहला मैंने बताया कि भिक्षा के द्वारा, दूसरा मैंने बताया राजा के द्वारा जो सहायता की जाती थी, और धनी लोग भी जो सहायता करते थे। और फिर एक संस्कार होता था, मतलब कई संस्कार, लगभग 16 वाला संस्कार हैं, उसमें से कई संस्कार इम्पोर्टेंट होते थे, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार। तो उसी में एक संस्कार था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के दौरान घर जब शिक्षा ग्रहण करके घर लौट रहे हुए होते थे, उस समय जो है शिष्य द्वारा गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। तो ये इतना आय के साधन थे। तो हमने बताया कि जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत कितने हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बता दिया। फिर मैंने पहला टॉपिक्स लिया है आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा, उसके बारे में मैंने 2 हेडिंगें बताई। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज, इसमें मैंने बता दिया इतनी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं। और फिर दूसरा मैंने हेडिंग जो ली वो गुरुकुल के आय के साधन। आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में देगा, 2-3 करके दे देगा कि गुरुकुल के आय के साधन कौन कौन से थे, उसी में एक गलत दे देगा, जो आपको क्या करना है कि सही गलत का चयन करना है। तो अब इसके आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो है आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा में ही अगला पॉइंट जो होगा वो होगा प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही विद्या आरंभ संस्कार। कौन सा संस्कार, यहाँ पे लिख लीजिए, ये है, क्या है, विद्या आरंभ संस्कार से 5 वर्ष के उम्र में होती थी, जिसमें कुल पुरोहित बालक को स्नान के बाद एवं नवीन वस्त्र धारण करवाकर उसकी उंगलियां पकड़कर चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाता था। इसके पश्चात कुल पुरोहित को दक्षिणा आदि देकर विदा कराया जाता था। ये हो गया इतना। अब देखिए आधुनिक भारतीय एवं शिक्षा में मैंने क्या बता दिया कि जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो बच्चों की होती थी वो 5 वर्ष की उम्र में होती थी। और 5 वर्ष की उम्र में जब शिक्षा कराया जाता था, उससे पहले जो है उसमें जो शिक्षा करवाते थे वो एक संस्कार के द्वारा प्रारंभ किया जाता था। तो संस्कार का क्या नाम था, विद्या आरंभ संस्कार। उम्र पूछेगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही जो स्टार्ट किया करवाया जाता था वो कौन से संस्कार, तो हो जाएगा विद्या आरंभ संस्कार। कितने उम्र में स्टार्ट किया जाता था, तो 5 वर्ष की उम्र में। अब फिर बात करें कि इसमें क्या होता था, तो इसमें क्या होता था कि कुल पुरोहित जो है वो बालक को स्नान करवा के, स्नान के बाद फिर उसको नया वस्त्र नवीन वस्त्र धारण करवा कर, यानी कि जो नया वस्त्र उसको पहना कर और फिर उसकी उंगलियों को पकड़कर और चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाता था। चावल के दानों पर वर्णमाला के अक्षर लिखवाता था। इसके पश्चात कुल पुरोहित को जो है दक्षिणा आदि देकर और उसे विदा कराया जाता था। तो हमने क्या बताया कि प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 5 साल की उम्र में स्टार्ट कराया जाता था। इसमें क्या होता था कि कौन से संस्कार के बाद, तो वो विद्या आरंभ संस्कार के बाद में उसमें क्या होता था, कुल पुरोहित जो है वो चावल के दानों पर बच्चों की उंगलियां पकड़वा कर और जो है अक्षरों को सिखवाता था। अब इसके बाद में देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कितने उम्र के बच्चों में कितने साल के बच्चों में क्या क्या चीज़ें करवाई जाती थी वो देख लीजिए। तो ब्राह्मण के बच्चों की बात करें तो ब्राह्मण के बच्चे की जो उम्र की सीमा है वो 6 से 8 वर्ष रखी गई थी। 6 से 8 वर्ष रखी गई थी। और क्षत्रियों के बच्चों के जो है जो उम्र थी वो 10 वर्ष रखी गई थी। और जो वैश्य के बच्चों की जो उम्र थी वो 11 से 12 वर्ष रखी गई थी। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे जो थे वो कौन से मौसम में कौन से मौसम में जो क्या नाम है ये विद्या जो आरंभ संस्कार था वो कौन से मौसम में करवाया जाता था, तो वो बसंत ऋतु में कराया जाता था। और क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य का जो है शरद ऋतु में। अब हम देखते हैं कि कौन से मंत्र का उच्चारण करके स्टार्ट करवाया जाता था। तो जो ब्राह्मण के बच्चे थे उनसे जो है गायत्री मंत्र पढ़वा कर या गायत्री मंत्र के उच्चारण के द्वारा जो है स्टार्ट कराया जाता था। और क्षत्रिय के बच्चों को रिष्टुक के द्वारा जो है स्टार्ट करवाया जाता था। और वैश्य के बच्चों को जो है जगती मंत्र से। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण के बच्चे, क्षत्रिय के बच्चे, वैश्य के बच्चे कौन से वस्त्र, कैसे वस्त्र, ये सब पूछता है कि क्षत्रिय के जो है
जो पुत्र होते थे वो कौन सा वस्त्र धारण करके जो है वो विद्या का प्रारंभ करते थे, तो वो देख लीजिए। तो अगर ब्राह्मण के बच्चों की बात किया जाए तो वो काले हिरण की खाल को उनको पहनाया जाता था, और क्षत्रिय के बच्चों को धब्बेदार हिरण की खाल जो है उसको पहनाया जाता था वस्त्र के रूप में, और जो वैश्य के बच्चे थे वो उनके बच्चों की वो बकरे की खाल। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने बता दिया जो जो मतलब आज इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में इस चैप्टर में एक और वीडियो आएगी, फिर इसके बाद में ये चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब